तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर के साथ। पहले अगर बात करनी है तो ये जैसे 3 सेक्शन में ये वीडियो रहता है अपना, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड कंपनी स्पेसिफिक न्यूज। सो पहले बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी, और जिसमें यूएस की बात हमें करनी ही होगी बिकॉज कल एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। उसमें उन्होंने बोला है कि यूएस शायद यूएस रिसेशन को डॉज कर सकता है अगर मैक्रो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक की जो पेस है या फिर वो जो एक्शंस है उसको थोड़ा सा प्रॉपरली अगर लिया जाएगा तो फिर डिमांड एक बहुत ज्यादा किल नहीं होगी, और अगर डिमांड ज्यादा किल नहीं होगी सो देन रिसेशन नहीं आएगा, स्लो डाउन कैन बी देयर। मतलब जो एक्सपेक्टेशन पहले 4-5% की जीडीपी ग्रोथ के थे वो शायद 1 से 2% के बीच में भी जाके रह सकते हैं यूएस के लिए। सो दैट इज पॉसिबल। सो यूएस रिसेशन को डॉज कर सकता है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। वैसे लास्ट क्वार्टर जो था वो उसमें निगेटिव ग्रोथ थी, जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखेंगे यूएस की, बट ये क्वार्टर ऐसा माना जा रहा है कि यूएस विल मैनेज टू गेट पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ। दैट्स व्हाई टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो यूएस विल नॉट बी इन रिसेशन आफ्टर दिस क्वार्टर, बट 2023 के जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रहे हैं तो वहां पे बिकॉज सम सीवियर रेट हाइक्स शायद आने वाले समय में फेडरल रिजर्व को लेने पड़ सकते हैं, तो अगर वो सारी चीजें होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट रेसेशन के तौर पे हो सकता है। अब नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि यूएस में अगर रेसेशन आता है तो उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट इवन अदर डेवलप्ड मार्केट्स पे भी होता है, एंड दे आल्सो गो इनटू अ काइंड ऑफ स्लो डाउन और रेसेशन। सो ये जो रेसेशंस है डेवलप्ड वर्ल्ड में, ये रेसेशंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुए हैं, पास्ट में भी हमने देखा है। कैसे वो बेनिफिशियल कैसे साबित हुए हैं ये आज थोड़ा सा मेन एनालिसिस आप लोगों के सामने रखेंगे। जब भी डेवलप मार्केट्स में रेसेशन आते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड इंपैक्ट होता है बिकॉज ऑफ यूएस रेसेशन। ये जो चीज है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रूड। अगर क्रूड के प्राइसेस कंट्रोल में आते हैं, गिरते हैं, तो हमारे लिए करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। प्लस वी आर नीड बेस्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पे हम बेसिक नीड्स पे ही अभी भी ज्यादा फोकस है, और अपना जो इन्फ्लेशन है वो बेसिक नीड्स से है। यूएस का जो इन्फ्लेशन मुझे लगता है वो वांट बेस्ड इन्फ्लेशन है, एंड दैट्स व्हाई उनको वही टेंशन आता है कि अगर ये कम करने के चक्कर में डिमांड अगर हमने किल कर दी, वांट बेस्ड डिमांड अगर हमने किल कर दी, तो उसको वापस रिवाइव करना इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज, एंड दैट्स व्हाई वहां पे रेसेशन जो होगा वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है अगर पॉलिसी मेकर्स के जो एक्शंस है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो इंडिया के लिए अगर क्रूड कंट्रोल में आ जाता है तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। अब आपने 2008-9 का रिसेशन देखा होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, 2020 का भी हमने पैंडेमिक वाला रिसेशन भी देख लिया। तो इसमें सबसे बड़ा जो एक्शन लिया जाता है सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से वो क्या है? वो है लिक्विडिटी क्रिएट करना। लिक्विडिटी जब क्रिएट की जाती है, अबंडेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जब क्रिएट की जाती है, उस लिक्विडिटी का एक पोर्शन इमर्जिंग मार्केट की तरफ भी जाता है, और ये उनके स्टॉक मार्केट में जाता है। इन अ वे अगर आप देखोगे तो जब सेंटिमेंट्स पॉजिटिव, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए तो हमारे लिए कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ बिग पॉजिटिव। प्लस मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन योर इकोनॉमी इज नॉट इन प्रॉब्लम, जहां पे कंजम्पशन काफी अच्छा है, उस समय पे ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज विल इंक्रीज, रेवेन्यूज विल इंक्रीज, एंड इफेक्टिवली अगर राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी है और उसको फॉलो करने के लिए एक्स्ट्रा सरप्लस लिक्विडिटी इज आल्सो फ्लोइंग इन इनटू इक्विटी मार्केट्स, तो हमारे लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन साबित होती है। एंड दैट्स व्हाई जो डेवलप मार्केट्स में रिसेशन आते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एंड इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये दोनों तरीके से पॉजिटिव होते हैं। ये हमने यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने मोमेंटम गेन कर लिया है आफ्टर रीओपनिंग्स। मतलब लास्ट ईयर जो पैंडेमिक में प्रॉब्लम्स हमने देखे थे उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी जिस तरीके से ओपन होती गई है, आई थिंक इट हैज gained a good amount of momentum, though in between ओमिक्रॉन वाला जो वेव आया था उसकी ने थोड़ा सा फियर क्रिएट किया था, बट आई थिंक वी आर स्टिल ऑन ट्रैक टू अचीव द डिजायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ। वैसे देखा जाएगा अगर पैंडेमिक नहीं आता
तो वहां से 2020 मार्च 2020 के लेवल से हम अभी तक कम से कम 12 से 14% तक जीडीपी हमारा अप होता, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एक साल थोड़ा सा खराब हुआ, उसके चक्कर में प्री पैंडेमिक लेवल से हम 6-6.5% से ऊपर है। सो दैट 6% का जो हमारा गैप है वो अभी भी हमें भर के निकालना है। सो स्लोली 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 ऐसा लगता है कि वी विल आने वाले 2 से 3 सालों में जो भी एक लॉस हुआ था अपना जीडीपी का, आई थिंक मतलब जो लॉस हुआ था उसके ऊपर की ग्रोथ तो होगी, बट जो लॉस हुआ था वो भी हम यहाँ पे भर के निकाल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। सो देखते हैं। बाकी इंडिया की गिग इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2.35 करोड़ वर्कर्स विल बी देयर बाय 2029-30। अब ये गिग इकोनॉमी क्या है, यानी कि देयर इज नो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जो एम्प्लॉइज होते हैं वो गिग इकोनॉमी कहा जाता है उसे। तो ऐसे टोटल वर्कर्स हो सकते हैं 2 करोड़ 35 लाख। तो उनके लिए कुछ प्लान्स चल रहे नीति आयोग की तरफ से टू टेक केयर, मतलब उनके जो बाकी बेनिफिट्स देने चाहिए उनको, तो वो बेनिफिट्स देने के लिए शायद कुछ प्लान्स नीति आयोग इज प्लानिंग। सो देखते हैं, शायद जो लोग भी उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लेंगे तो उनका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शायद पैसा खर्च करना पड़ सकता है। फ्रॉम दी सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे उन जो गिग वर्कर्स है उनकी फैमिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव न्यूज, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मिस्टर मोदी जी इज इन यूरोप, तो वहां पे इंडिया यूरोप के फ्री ट्रेड हो या फिर इंडिया यूके का फ्री ट्रेड हो, तो वहां पे डिस्कशंस काफी एडवांस लेवल पे चल रहे हैं। सो आफ्टर अ गैप ऑफ 9 years इंडिया और यूरोपियन यूनियन इज टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड। यूके का भी, मतलब जब से यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर गया है तो उसके बाद डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, तो वो भी काफी एडवांस स्टेजेस में, आई थिंक 4th राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। मिस्टर बोरिस जॉनसन भी इंडिया में आए थे, तब भी ये टॉक्स आगे बढ़े थे। सो आई थिंक ओवरऑल थिंग्स आर हैपनिंग पॉजिटिवली फॉर इंडियन इकोनॉमी, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। फ्री ट्रेड हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट $65 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हमने लास्ट ईयर किए थे यूरोपियन यूनियन को। अगर ये फ्री ट्रेड वाले एग्रीमेंट हो जाते हैं तो आई थिंक दोज नंबर्स कैन रियली गो अप। आई अंडरस्टैंड वहां से भी हमें कुछ कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ सकती है, बट इट्स ओके। आई थिंक दैट्स हाउ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड शुड बी। तो यहाँ पे टिपिकल टैरिफ्स नहीं होने चाहिए हर जगह पे, द फ्री वर्ल्ड शुड बी देयर। वैसे ही मतलब अगर हमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग ग्रोथ लेनी है तो वी विल हैव टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। जैसे चाइना बना है वैसा ही बनने की कोशिश हमने यहाँ पे करनी होगी अगर हमें ग्रोथ को सस्टेनेबल रखना है तो। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ गुड थिंग। अब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे। सो बजाज ऑटो टू बाय बैक शेयर्स वर्थ ₹2500 crore एट ₹4600 ईच, मतलब एक शेयर 4600 रुपीज में वो बाय कर सकते हैं। बट ये जो बायबैक है ये ओपन मार्केट बायबैक है, तो ये मार्केट में जाके वहां से शेयर्स खरीदेंगे। यहाँ पे आप कोई टेंडर नहीं कर सकते, ऑफर नहीं कर सकते, ये मार्केट से ही उठाने वाले हैं 2500 करोड़ रुपए के, एंड 4600 रुपीज के ऊपर वो बाय नहीं करेंगे। तो चांसेस आर वेरी रेयर, ऐसा मुझे लगता है कि स्टॉक की प्राइस जो है वो 4600 तक जा सकती है। ऐसा मुझे नहीं लगता 4600 तक जाएगी, तो ये इन बिटवीन ही शायद, दिस इज माय रीडिंग, 4,000 रुपए तक के प्राइस में ही वो एक्वायर कर लेंगे वो नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर पैसा बचता है सो दे कैन एक्वायर न्यू, मतलब ज्यादा शेयर्स भी वो एक्वायर कर सकते हैं। अभी का जो कैलकुलेशन उन्होंने बताया है 4600 रुपीज ईच के हिसाब से 2500 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक यहाँ पे बजाज ऑटो कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। अब देखते हैं कैसे कैसे चीजें यहाँ पे डेवलप होती है। सो ये टीसीएस के जैसे वाला बायबैक ऑफर नहीं है, जो जितना मैंने पढ़ा है वहां से मुझे समझा है। अब मारुति सुजुकी के बारे में बात करेंगे। सो मारुति सुजुकी बेटिंग ऑन हाइब्रिड व्हीकल्स ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन क्लीन शिफ्ट। तो ये क्लीन एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट करना है तो उसमें मारुति सुजुकी अभी भी रिलक्टेंट नजर आ रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में मिस्टर भार्गवा जी का एक इंटरव्यू आया है, और उन्होंने वहां पे जब भी मैं वो उनके इंटरव्यूज पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है इतना ज्यादा रिलक्टेंस है उनका गोइंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उनके आर्ग्यूमेंट्स वैसे देखे जाए तो लॉजिकल लगते हैं। वो बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें कर रहे हो, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बातें कर रहे हो, बट वहां पे अल्टीमेटली आपको अगर मतलब जीरो कार्बन बनना है,
पोल्यूशन कम करना है, बट जिस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, 75% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू कोल, तो वो कितना खराब है, वो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वो कंसर्न, बट ये कंसर्न देखिए अच्छा कि हम वो नहीं होगा बट हम ये भी करते रहेंगे, सो दैट इज मतलब मुझे लगता है दिस इज नॉट लॉजिकल। हाँ ठीक है कि भाई आप यू हैव एग्रीमेंट्स, आप क्लीन एनर्जी वाले जो यूनिट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेट कर सकते हो, वहां से आप उस उन चीजों को प्रमोट कर सकते हो, बट आप डिनाइल में ही रहोगे तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी दे आर फोकसिंग ऑन हाइब्रिड व्हीकल्स, मतलब जहां पे सीएनजी हो या बायोफ्यूल हो, इथेनॉल हो, तो ऐसे हाइब्रिड व्हीकल्स पे फोकस उनका चल रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही सबसे ज्यादा अगर फोकस होगा तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे का जो इकोसिस्टम है जो क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड होना चाहिए, उस पे भी बहुत ज्यादा फोकस बनेगा ऑटोमेटिकली, एंड दैट्स हाउ द इकोसिस्टम्स विल वर्क, और वहां पे नई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो टीवीएस मोटर्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक्शंस ले रहा है। इन टू व्हीलर हो या फिर थ्री व्हीलर हो, वहां पे 5 to 25 किलो वॉट वाले प्रोडक्ट्स दे आर गोइंग टू लॉन्च। ऑलरेडी फोकस काफी ज्यादा है, मतलब हम देखते हैं मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा एग्रेसिवनेस जो है वो टाटा मोटर्स में है, देन उसके बाद टीवीएस मोटर्स का नंबर आता है, देन आई थिंक बजाज ऑटो इज ऑल्सो, मतलब जो मैं ट्रेडिशनल प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं। देयर आर न्यू प्लेयर्स नो डाउट, ओला वगैरह की जैसे अगर हम बात करेंगे, बट ट्रेडिशनल प्लेयर्स हु आर ट्राइंग टू चेंज देयर डीएनए from IC engines to electric vehicles. I think from that point of view, this is a big shift in TVS's strategy also. कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो कार रेवेन्यू होगा, कार्स का बोल रहा हूं मैं, बाय 2030 द रेवेन्यू वुड बी, और ये यूबीएस की रिपोर्ट है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, सो इन दैट दे सेड कि रेवेन्यू फ्रॉम कार इंडस्ट्री वुड बी $4.1 ट्रिलियन, जिसमें सिर्फ $1 ट्रिलियन जो होगा वो इंटरनल आईसी इंजन से वाले कार्स का होगा इन 2030, $1.2 ट्रिलियन जो होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगा, एंड $1.9 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू आएगा वो सॉफ्टवेयर से आएगा। यानी द इंडस्ट्री विच विल बी केटरिंग ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर दे, विच विल बी केटरिंग टू दिस कार इंडस्ट्री। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे फोकस पूरा का पूरा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आईसी इंजन के शेयर, मार्केट शेयर कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसको सपोर्ट करने वाली इकोसिस्टम का मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ता जाने वाला है, एंड दैट्स द मेन न्यूज। तो इसीलिए those companies who are focusing on electric vehicles, I think they should be on your radar. So in this case, Tata Motors and TVS Motors should be on your radar. अब टाटा के बारे में बात करें तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें कुछ अपडेट्स मतलब जो लगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो मिस्टर एन चंद्रा, हु इज द चेयरमैन ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आल्सो विल कंटिन्यू टू लुक फॉर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज। सो टीसीपीएल एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज के लिए देखता रहेगा, जैसे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ तो है ही, बट इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी फोकस है। अभी उसी के रिलेटेड एक रिपोर्ट आई वाज रीडिंग, D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स वाले जो कंपनीज है, ब्रांड्स है, उनके जो रेवेन्यूज है वो $60 बिलियन तक जा सकते हैं बाय FY27। तो ये कंपनीज कौन सी होती है? ये खुद अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, अपने ब्रांड्स डेवलप करती है, एंड डायरेक्ट टू कंज्यूमर रीच आउट होती है। ये कोई ट्रेडिशनल मतलब ऑर्गेनिक रिटेल में जाके अपने प्रोडक्ट्स सेटअप नहीं करते, तो मार्केटिंग कॉस्ट वो बिल्कुल कम रखते हैं। सो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचने की उनकी कैपेसिटी वो रखते हैं। अच्छी पैकेजिंग, अच्छे ब्रांड्स, अच्छी मतलब जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग वो करते हैं उसके थ्रू दे रीच आउट टू द कंज्यूमर्स और अपने ब्रांड्स बनाते हैं। 100 करोड़ के रेवेन्यूज वाले ऐसे ब्रांड्स होते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स को भी टाटा का कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसी कंपनीज एक्वायर करती है, आईटीसी जैसी कंपनीज एक्वायर करती है, मारिको हो या फिर एचयूएल हो या डाबर हो, ऐसी कंपनीज पे उनका फोकस होता है कि जो ब्रांड्स खुद डेवलप होते हैं, 100-200 करोड़ 500 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, नॉर्मली वो एक्विजिशन का क्लाइंट एक्विजिशन टारगेट्स बन जाते हैं ऑफ दीज बिग कंपनीज। तो ऐसे एक्विजिशंस के लिए टाटा कंज्यूमर इज रेडी। दे आर सेइंग द करंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट विल रिमेन वोलेटाइल फॉर सम टाइम because of the high commodity prices, uncertainty over COVID, ये factors play out हो रहे हैं, but in the long term they are quite positive about the growth opportunities in India. So consumer products point of view से TCPL एक ऐसी कंपनी है जो हमारी रडार पे होनी चाहिए।
अब क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बातें करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के जो स्पेंड्स है इन द मंथ ऑफ मई 2022, वो नंबर जो है वो 1,14,000 करोड़ रुपीस का है। 1,14,000 करोड़ रुपीस का उतना मतलब अभी तक का हाईएस्ट लेवल है ये इन अ मंथ क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स का। और इसमें मार्केट लीडर कौन है? एचडीएफसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड से दे आर मार्केट लीडर्स। नंबर 2 पोजीशन पे है आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम स्पेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नंबर 3 पोजीशन पे है एसबीआई कार्ड्स। बट न्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पोजीशन पे है एचडीएफसी बैंक, नंबर 2 पोजीशन पे है एक्सिस बैंक, नंबर 3 पोजीशन पे है आईसीआईसीआई बैंक, एंड नंबर 4 पोजीशन पे है एसबीआई कार्ड्स। तो अराउंड 38,000 नए कार्ड्स ऐड किए हैं एचडीएफसी बैंक ने, और 20 से 21,000 के बीच में ये बाकी 3 प्लेयर्स पर हेड वो ऐड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स। सो आई थिंक स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने बताया कि इकोनॉमी जिस तरीके से ओपन हो चुकी है, तो स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बढ़ रही है। सो दिस इज मंथ ऑन मंथ आई थिंक 9% का राइज है स्पेंड्स में, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स में, एंड बाउंस रेट्स इज एट 3-year लो लेवल। सो आई थिंक दीज आर पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम दी कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करेंगे तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब मूडीज ने अपग्रेड किया है टाटा स्टील को फ्रॉम मतलब आउटलुक अपना अपग्रेड किया है फ्रॉम स्टेबल टू पॉजिटिव। अब स्टेबल टू पॉजिटिव इन्होंने क्यों किया है? तो जिस तरीके से मतलब हमने एक फिनोमिनल ईयर्स 1-2 साल पिछले देखे हैं स्टील इंडस्ट्री में, एंड टाटा स्टील वाज लीडिंग दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। अब यहाँ पे क्यों मतलब अपग्रेड क्यों किया, आउटलुक को अपग्रेड क्यों किया? क्योंकि जो टिपिकल मिस्टेक स्टील कंपनीज करती है, जब भी एक आधी साइकिल आ जाए, अपवर्ड साइकिल आती है, सो दे कमिट टू मच, दे टेक टू मच ऑफ डेट। बट यहाँ पे टाटा स्टील इज नॉट डूइंग द सेम मिस्टेक। इवन आफ्टर दिस सच पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, टाटा स्टील ने बोला है कि वी आर नॉट गोइंग टू ऐड न्यू डेट। इंस्टेड ऑफ दैट, in FY23 we will reduce our debt by $1 billion. So I think from capital allocation point of view, these things are changing, and that's a big positive. So even I used to be a typical critic of steel industry players, but now with this kind of approach, definitely from this time onwards, with the kind of correction we have seen in steel stocks, I am going to track this stock also, Tata Steel. So ये भी मैं रडार पे रखूंगा, देखते हैं मतलब। So I think overall Tata Group under Mr. N Chandra is doing a phenomenal work, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो ये भी एक कंपनी है जिसपे हमने यहाँ पे नजर रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। So I think mota mota acha, there is one more news regarding Vedanta. So Vedanta turns to LIC for 5,000 crore rupees of offshore borrowing, as offshore borrowing gets costlier. So normally Vedanta is known to take loan in developed world because low interest पे loans मिलते हैं, और उसकी वजह से they used to take it from there. But now with the rising interest rate scenario, तो लॉन्ग टर्म अगर आपको लोन लेना है, व्हेन द यील्ड्स आर 3%, 3.5%, 4%, इवन 4.5% डिपेंडिंग ऑन योर रेटिंग्स, तो ऐसे लॉन्ग टर्म लोन लेना विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर वेदांता, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टर्न टू एलआईसी। एंड ऐसा माना जा रहा है कि 10 ईयर जिसे यील्ड प्लस 100 बेसिस पॉइंट, ऐसा एक 10 साल का लोन एलआईसी की तरफ से वेदांता ले रहा है। सो इन अ वे थिंग्स आर चेंजिंग फॉर लॉट ऑफ कंपनीज। ऐसा मुझे लगता है कि जो एक ऑफशोर बोरोइंग थी, जो बहुत ही सस्ती नजर आ रही थी, एंड दैट्स व्हाई दे वर गोइंग आउट एंड बोरोइंग, बट नाउ लुक्स लाइक दे आर टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया। इन अ वे अगर AA- अगर उनकी रेटिंग है, तो ऐसी कंपनीज इंडिया में बोरो करेंगी, तो इट्स अ गुड थिंग। सो मुझे लगता है बीइंग सच अ बिग कंपनी, डिफॉल्ट वगैरह के वो सिनारियोज नहीं होते हैं ऐसी कंपनीज में। सो विन विन सिचुएशन फॉर द लेंडर ऑल्सो एंड द बोरोवर ऑल्सो ओवर हियर। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।